गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री ट्यूशन क्लासेस। माध्यमिक शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दूं, इस चैनल में माध्यमिक शिक्षा मंडल और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रसारित की गई एनसीईआरटी सिलेबस पर कक्षा 8वीं 9वीं एवं 10वीं की गणित की बुकों का अध्ययन किया जाता है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं की गणित की क्लास, जो कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 3। कौन सा अध्याय? अध्याय 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जिसका नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आपको बता दो, इस अध्याय से कक्षा 10वीं के इस अध्याय से आपको वार्षिक परीक्षा में कितने अंकों के प्रश्न और कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस अध्याय से आपको बता दो 6 अंक का कुल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 अंक, एक अंक के 2 क्वेश्चन और 4 अंक का 1 क्वेश्चन होगा। कुल अंक कितने होंगे? 6। कुल अंक होंगे 6, जिसमें से आपको एक अंक के 2 क्वेश्चन और 4 अंक का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अध्याय। आपको ये भी पता हो गया कि हमें वार्षिक परीक्षा में इस अध्याय से कितने अंकों के प्रश्न आने वाले हैं और कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं, और हम किस प्रकार से उनकी तैयारी करेंगे और किस प्रकार से हम वार्षिक परीक्षा में उन क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो ये सारी की सारी बातें और ये सारे के सारे क्वेश्चन हम डिसाइड करेंगे इस अध्याय को पढ़ने के बाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास है अध्याय 3 हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 पूरा पढ़ चुका है। और आपने यदि अध्याय 1 और अध्याय 2 को नहीं पढ़ा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस अध्याय की लिंक डली हुई है, आप वहां से उन अध्यायों का अध्ययन कर सकते हैं और वहां से उस अध्याय को आप पढ़ सकते हैं, दोनों अध्यायों को। तो हमने इससे पहले वास्तविक संख्या और बहुपद पढ़ चुके हैं। तो आपको पता हो गया है कि बहुपद क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, किस प्रकार से आप बहुपद बनाते हैं। वहीं आपने पढ़ा था एक और चीज, चर राशि और अचर राशि। तो ये वही चर राशि अचर राशि है, लेकिन ये जो अध्याय है ये स्टार्ट हो रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से। कहां से? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी इस अध्याय में आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण मिलेंगे। अब वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण कैसे होते हैं वे बताएंगे। इसे इंग्लिश में कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो मैं बताता हूं आपको कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म होता कैसे। सबसे पहले आप जान लो कि 2 चर वाले समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। जैसे कि आपने इससे पहले वाले अध्याय में पढ़ा था 1 चर 2 चर की कितने प्रकार की चर राशियां होती है, आपको पता है x y z। इस तरह की जो सारी अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं वे सारे के सारे क्या होते हैं? चर राशियां होती है। कौन सी राशियां होती है? चर राशियां होती है। और जितनी भी वास्तविक संख्या होती है वे सारी की सारी संख्या क्या होती है? अचर राशि होती है। जैसे कि वास्तविक संख्या 1 2 3 4, 4.5 वर्गमूल 3 वर्गमूल 4, इस तरह से जो भी संख्याएं होती है, इस तरह की जो राशियां होती है वो कौन सी राशि होती है? अचर। और ये राशि कौन सी होती है? चर राशियां होती है। तो अब आपको यहाँ पर पढ़ना है, इस अध्याय में आपको अध्ययन करना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण कैसे बनेंगे? तो ये इस तरह से बनेंगे x + by + c, यानी कि आपको हर समीकरण में इस प्रकार के 2 चर राशियां होगी। ये जो व्यापक समीकरण है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ABCD क्या है? एक वास्तविक संख्या है, यानी ये जो ABC ये जो है ये क्या है? एक वास्तविक संख्या है, यानी कि अचर राशियां हैं। और ये जो x y है, x और y ये क्या है? चर राशियां हैं। ये क्या है? चर राशियां हैं। तो आपको चर और अचर राशि, चर और अचर राशि जो कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में आपको अध्ययन करना है। तो आप इनका किस तरह से अध्ययन करेंगे और आपको ये 2 चर में किस तरह से आपको युग्म में मिलेंगे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण तो ठीक है, लेकिन इनका क्या होना चाहिए? एक युग्म होना चाहिए। आइए देखते हैं हम रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, जो कि एक युग्म में होगा। आपको हर युग्म में 2 समीकरण होंगे और वे दोनों समीकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरण होंगे। क्या होंगे? 2 चर वाले रैखिक समीकरण होंगे इस रूप में।
जैसे कि आपको कोई भी प्रश्न में इस अध्याय में दो समीकरण मिलेंगे, वो किस रूप में मिलेंगे, x प्लस बी वाई प्लस सी, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में मिलेंगे। लेकिन उनका जो रैखिक युग्म होता है वह इस प्रकार से होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। यानी कि यहाँ पर भी क्या है, ABCD एक वास्तविक संख्या और XY क्या है, एक चर राशि है। XY क्या है, एक चर राशि है। अब इन राशियों को हल करने की भी कुछ विधियां हैं, आपको बताते हैं कि कौन कौन सी विधि है और आप उन विधियों का किस तरह से उपयोग करके उन्हें हल करेंगे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट कौन कौन सी विधियां हैं, आप किस तरह से उन विधियों का उपयोग करके उन्हें हल करेंगे और किस प्रकार से आप हल करेंगे। तो उन विधियों के नाम आप बोर्ड में देख पा रहे होंगे कि कितने प्रकार की विधियां हैं। रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां, अभी आपने देखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किस तरह से बनते हैं, ये इसका क्या है, एक व्यापक रूप है। और इसी प्रकार के आपको हर किसी क्वेश्चन में दो समीकरण मिलेंगे। कितने समीकरण मिलेंगे, दो समीकरण मिलेंगे। और इस तरह से वे समीकरण होंगे, ये उन दो समीकरणों का व्यापक रूप है और ये क्या है, रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां। अब हम देखेंगे कि जो रैखिक समीकरण को हल करने की जो विधि है वह कौन कौन सी विधि है। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि एक विधि है ग्राफिक विधि और दूसरी विधि कौन सी है, बीजगणितीय विधि। दूसरी विधि कौन सी है, बीजगणितीय विधि। तो ग्राफिक विधि में क्या होता है, ग्राफिक विधि में आपको इस तरह से जो समीकरण मिलेंगे उसके जो हल होंगे हमें उन्हें ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करना होगा, ग्राफ में बनाना होगा। आपने देखा होगा इस तरह से ग्राफ होता है, इस ग्राफ में आपको उन समीकरणों को प्रदर्शित करना होगा, उनके एक्स वाई के मान निकाल के आपको इस ग्राफ में रखना होगा। आप ग्राफ को जानते होंगे, इससे पहले की क्लास कक्षा 9वीं और उससे पहले की क्लास कक्षा 8वीं में आपने ग्राफ पढ़ा है। ग्राफ क्या होता है, ये जो ग्राफ होता है यह दो संख्या रेखाओं से मिलकर के बना होता है ये ग्राफ। इसमें धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या दोनों संख्या होती है। इस तरह से यहाँ x होता है, एक साइड में x डैश होता है और यहाँ y होता है और y डैश होता है और इस तरह से ये रेखा है अनंत तक बढ़ती है। और आप यहाँ देखेंगे कि जिधर x होता है यानी कि यहाँ पे जो दोनों रेखाओं के जो मिलने की जो बिंदु होती है, जहाँ पे रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जो मध्य बिंदु होती है, मूल बिंदु कहते हैं उसे, इसका जो मान होता है वो कितना होता है, 0 0 होता है। इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं और जो 0 होता है उससे दाहिनी ओर धनात्मक संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, धनात्मक संख्या होगी इस तरफ, और इस तरफ कौन सी संख्या होगी, बाई ओर ऋणात्मक संख्या। वैसे ही इस संख्या रेखा में भी इधर धनात्मक की ओर दाहिनी ओर धनात्मक और बाई ओर कौन सी संख्या होगी, ऋणात्मक संख्या होगी। और आपको पता है कि इसके कोऑर्डिनेट यानी कि चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। और यहाँ पे किस तरह से संख्याओं को निरूपित किया जाता है, जो पहला चतुर्थांश होता है इसमें दोनों धनात्मक संख्या होती है और इसका विपरीत होता है तृतीय चतुर्थांश, दोनों ऋणात्मक संख्या होती है। और यहाँ पे एक ऋणात्मक एक धनात्मक और यहाँ एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या होती है। इस तरह से चतुर्थांशों में संख्याओं का निरूपण किया जाता है। अब हम आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे कि हम इस संख्या रेखा यानी ग्राफ का हम इस रैखिक समीकरण विधि में किस तरह से हल करेंगे। इसमें भी कुछ नियम है, आप देखेंगे कि ये जो A1 और A2 है, इन्हें आप जब दोनों को मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। यदि A1 के अपॉन में इस समीकरण को समतुल्य करें और इस समीकरण को देखें हम एक दूसरे के अपॉन में रख करके, और A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, इस तरह का कोई आपको समीकरण प्राप्त होता है। या फिर ग्राफ में आपको रेखाएं, ग्राफ में इस ग्राफ में यदि दोनों समीकरण के मान रखने के बाद आप जो रेखाएं बनाएंगे, यदि वे रेखाएं प्रतिच्छेद करती है और जो रैखिक युग्म होता है उसका यदि संगत होता है तो उसे आप क्या बुलाएंगे, अद्वितीय हल। और उस अद्वितीय हल का आपको उस अद्वितीय हल को यानी कि इस पूरे समीकरण को इनमें से किसी भी एक नाम से पूछा जा सकता है। यदि रेखाएं प्रतिच्छेद कहा तो आप इस तरह का समीकरण बनाएंगे, रेखाएं युग्म संगत कहा तो इस तरह का समीकरण बनाएंगे, अद्वितीय हल कहा तो इस तरह का समीकरण बनाएंगे। और यदि आपको पूछ लिया कि इस समीकरण को आप किस नाम से जानते हैं तो इन तीनों में से आप कोई भी एक नाम लिख सकते हैं। उसी प्रकार ये और दो कंडीशन होती है, जब आपको इस ग्राफ में रेखाएं समांतर प्राप्त होगी
तो इस तरह की कंडीशन बनेगी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है यह होती है रैखिक युग्म के असंगत, और इस कंडीशन में समीकरण का कोई हल नहीं होता। इस कंडीशन में समीकरण का कोई हल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस समीकरण में a और b के मान तो मिल जाएंगे लेकिन c का मान नहीं मिलेगा, तो सारा समीकरण क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और इसी कारण से इस समीकरण का कोई हल नहीं होता। और इस समीकरण में इस तरह का जब आपको स्थिति मिलेगी, इस स्थिति में ग्राफ में जब आप इस समीकरण के आप मान निकाल के आप ग्राफ में निरूपित करेंगे तो आपको जो दो समीकरण की दो रेखाएं मिलेगी वे कैसी मिलेगी? समांतर रेखाएं मिलेगी। वैसे ही अब आप थर्ड इसकी कंडीशन, ये जो तीसरी कंडीशन है इसमें होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन में किसी भी समीकरण के अनंत अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनंत अनेक हल होते हैं। और इस कंडीशन में आपको जब आप समीकरण को हल करेंगे और यदि ग्राफ में आपको रेखाएं संपाती प्राप्त होती है तो किस कंडीशन का वह समीकरण होगा? वह इस रूप का समीकरण होगा। ऐसी स्थिति में रेखाएं कैसी होती? संपाती होती है। अब आपको रेखाओं से परिचित करा दूं कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, यानी कि रेखाएं इस तरह से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी या इस तरह से प्रतिच्छेद करेगी या इस तरह से प्रतिच्छेद करेगी, लेकिन वो रेखाएं एक दूसरे को कट जरूर करेगी। अब ऐसी रेखाएं संपाती, यानी कि संपाती रेखाएं क्या होती है? आप देखेंगे कि एक ही रेखा, यानी ये जो रेखा है इसी के ऊपर दूसरी रेखा आना, इसी के ऊपर दूसरी रेखा का आना, यानी कि एक रेखा इस तरफ जाएगी तो दूसरी रेखा इस तरफ जाएगी। इस कंडीशन में जो भी आपको समीकरण का हल मिलेगा इस ग्राफ में वो कौन सा कहलाएगा? संपाती रेखा होगी और अनेक हल होंगे। अब रेखाएं समांतर कैसे होती है? इस तरह से जो दो रेखाएं आगे की ओर बढ़ती जाती है और वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करती और वो कभी रेखाएं मिलती नहीं है, जैसे कि ट्रेन की पटरी हो गई, ऐसे ही आपको जो रेखाएं मिलेगी वह कौन सी होगी? ये समांतर रेखाएं, ये संपाती रेखाएं और ये प्रतिच्छेद रेखाएं। ये क्या होती है? प्रतिच्छेद रेखाएं होती है। और दूसरी विधि अब हम पढ़ेंगे जो कि हमारे इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। दूसरी विधि इसी रैखिक समीकरण को हल करने की दूसरी विधि है। तो वह दूसरी विधि क्या है? बीजगणितीय विधि। क्या है? बीजगणितीय विधि है। इस बीजगणितीय विधि के भी तीन और दूसरी विधियां हैं। इस बीजगणितीय विधि की ये तीन विधियां हैं, यानी कि बीजगणितीय रूप में आप इन तीन रूप में उन्हें हल कर सकते हैं: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। और जब आपको बिना ग्राफ के यदि इन विधियों से हल करने के लिए क्वेश्चन दिया रहा तो वहां पर आपको ये इस तरह के कोई नाम दिखाई देंगे क्वेश्चन में कि आप इस समीकरण का द्वितीय हल के लिए हल कीजिए, या कोई हल नहीं इसके लिए हल कीजिए, या फिर अनेक हल के लिए हल करना है। तो उस समय आपको इन रैखिक युग्म में इस व्यापक रूप की आवश्यकता होगी। और आपको जैसे ही कहा गया कि अद्वितीय हल के लिए हल करना है समीकरण को बीजगणितीय विधि से, तो आप इस तरह का फॉर्मूला अपनाएंगे। और कोई हल नहीं के लिए आपको हल करने के लिए कहा बीजगणितीय विधि में तो इस तरह का फॉर्मूला अपनाएंगे, और अनेक हल के लिए कहा तो इस तरह का फॉर्मूला अपनाएंगे। यानी कि ये जो फॉर्मेट है आपको ग्राफिक विधि और बीजगणितीय विधि दोनों में काम आएगा। और बीजगणितीय विधि को आप इनके अलावा इन तीन विधियों से भी हल कर सकते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, ये सारी की सारी विधियां हमें प्रश्नावली 3.1 के बाद में है। लेकिन प्रश्नावली 3.1 में हमें सबसे पहले जिस विधि का उपयोग करना है वह है ग्राफिक विधि। हम जैसे ही आगे हम इस प्रश्नावली के बाद आगे पढ़ेंगे तो आप इन विधियों से परिचित होंगे। हम इन विधियों का आपको काफी अच्छे से समझाएंगे। लेकिन उससे पहले हम रैखिक समीकरण को हल करने की सबसे पहली विधि ग्राफिक विधि को देखेंगे कि ग्राफिक विधि क्या है। तो आइए स्टूडेंट, हम इस विधि आपको यह विधि का उपयोग प्रश्नावली 3.1 में बहुत ज्यादा किया गया है। तो हम सबसे पहले ग्राफिक विधि का उपयोग देखते हैं कि हम कैसे ग्राफिक विधियों का उपयोग करते हैं और इस तरह के हल किस तरह से हम इस ग्राफिक रूप में निकाल पाते हैं। तो हम इस विधि को देखने से पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उदाहरण नंबर 1। ये विधि अभी आप ये बीजगणितीय विधि
के लिए नहीं है, हम ग्राफिक विधि के लिए पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफिक विधि के लिए पढ़ रहे हैं, तो अब ग्राफिक विधि स्टार्ट करते हैं। आप किस तरह से ग्राफिक विधि को देखेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं ग्राफिक विधि। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। इसके लिए हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, तो ये आपका व्यापक रूप आपने देख लिया कि किस तरह का व्यापक रूप होता है, और आपने देखा कि कितनी विधियां होती है किसी भी रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की। हम सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 यानी कि उदाहरण नंबर 1। तो उदाहरण नंबर 1 में आपको क्या दिया हुआ है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इन अंकों में सिर्फ और सिर्फ प्रश्नावली के क्वेश्चन पूछे जाए, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी पूछ सकता है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वह क्या है, हमें दिया गया है कि अनुच्छेद 3.1 में दिया गया उदाहरण लेते हैं कि अखिला मेले में 20 रुपए लेकर के जाती है। अखिला मेले में कितने रुपए लेकर के जाती है, 20 रुपए लेकर के जाती है, और वह चरखी की सवारी करना तथा उपला खेल खेलना चाहती है। चरखी की सवारी है और कोई एक खेल खेलना चाहती है। इस स्थिति को आप बीजगणितीय तथा ग्राफिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस स्थिति को क्या करना है, बीजगणितीय और ग्राफिक रूप में हमें व्यक्त करना है। तो किस तरह से करेंगे, आपको पता है कि अखिला कितने रुपए लेकर के गई है, 20 रुपए लेकर के गई है। कितने रुपए लेकर के गई है, 20 रुपए लेकर के गई है, और वह चरखी की सवारी करना चाहती है तथा उपला खेल खेलना चाहती है। यानी कि आपको पता है इसमें आप दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में किस तरह से लिखेंगे आप, तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं x - 2y = 0। यानी कि आपको पता है कि वहां कितने लोग गए हुए हैं, एक ही लोग गया हुआ है, यानी कि x - 2y = 0। और वहां कितने रुपए लेकर के गई है, वह 20 रुपए लेकर के गई है। कुल कितने रुपए लेकर के गई है, 20 रुपए। और कितने खेल खेलना चाहती है, वह 2 खेल। यदि वह 3x + 4y, इस तरह से यदि वह कोई खेल को 2 बार या एक, आपको कुछ इस तरह से खर्चे होते हैं और इन दोनों खेलों में खर्च का कुल व्यय कितना है, 20 रुपए है। तो इस तरह से वह 2 खेल खेलेगी और वह मेले में 2 खेल खेलना चाहती है। तो ये था अनुच्छेद नंबर 3.1। आप वहां पे उसे पढ़ सकते हो। उसमें इस समीकरण का विवरण दिया गया है पूरा का पूरा। आपकी जो भूमिका है उसमें 3.1 का जो अनुच्छेद है, उसके बाद है 3.2 का अनुच्छेद, और उसके बाद में आपको क्या दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है। तो आप 3.1 का अनुच्छेद को पूरा पढ़ सकते हैं। इस तरह से है। उसके जो खर्च है वह 3x + 4y = 20 रुपए होते हैं, और जो लड़की है अखिला वह इस रूप में जाती है, और इसके जो समीकरण बनते हैं x - 2y = 0 और 3x + 4y = 20। तो हम इसे अब ग्राफिक रूप में कैसे हल करेंगे, इसे क्वेश्चन में कहा गया है कि इसे बीजगणितीय रूप से तथा ग्राफिक रूप से, दोनों रूप से हल किया जा सकता है। तो आइए हम देखते हैं। हम आपको कहे हैं कि इससे पहले हम कौन सी विधि पढ़ेंगे, ग्राफिक विधि पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ग्राफिक विधि, और यहाँ से स्टार्ट होगा इसका सॉल्यूशन। यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। तो अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले समीकरण ये 1 हो गया और ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 से यदि हम समीकरण 1 को लेते हैं तो क्या होगा, यदि हम इन दोनों पक्षों में इसको बराबर कर दिया जाए तो इसे आप किस तरह से देखेंगे कि यहाँ पर x और ये ऋणात्मक संख्या, इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो धनात्मक हो जाएगा, यानी 0 + 2y, और x = 0 + 2y = 2y होगा, क्योंकि शून्य में किसी भी संख्या का योग या अंतर इतना का उतना ही होता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसके आगे आप देखेंगे कि आपको इन दोनों में से किसी एक चीज की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। x बराबर कितना है, 2y है। x बराबर कितना आ गया, 2y आ गया। तो आप इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह से आप ग्राफ के लिए वैल्यू मान निकाल सकते हैं। ये इसे आप लिख सकते हैं समीकरण नंबर 3। इस तरह से आप ग्राफ के लिए मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे यदि आप x का कोई मान रखेंगे, यहाँ पर आप यदि x का कोई मान रखेंगे तो आपको y का मान मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, y का मान आप देखेंगे क्या होगा, मिल जाएगा। यदि x का मान 1 रखते हैं, यदि x का मान 1 रखे या x का मान 0 रखेंगे
तो आपको y की वैल्यू आसानी से मिल सकती है। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर यदि x का मान हम रखेंगे, कोई भी मान आप अपने मन से रख सकते हैं, कोई भी एक वास्तविक संख्या आप अपने मन से रख सकते हैं। वैसे ही अब देखते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 से यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 2 से, इसके आगे की प्रोसेस है, आप यहाँ से x y के वैल्यू निकालेंगे। इसके आगे समीकरण नंबर 2 से देखेंगे, यहाँ पर यदि किसी एक संख्या का पक्षांतर कर दिया जाए, यहाँ पर यदि किसी एक संख्या का पक्षांतर कर दिया जाए, यदि हमको x की वैल्यू रखना है तो हमें y का मान निकालना होगा। आप इसे और दूसरे रूप में लिख सकते हैं, आप इसे किस तरह से बना सकते हैं। और यहाँ पर यदि y बराबर x/2 करेंगे तो कोई मान में परिवर्तन आएगा? जी बिल्कुल नहीं आएगा। यदि आप यहाँ x की वैल्यू रखेंगे, देखिए गुणा वाली संख्या का पक्षांतर कहाँ हो गया? भाग में हो गया। तो आप समीकरण 3 इसे भी कह सकते हैं, इसे ना कहते हुए। तो इस तरह से आप वैल्यू निकालेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आप किस तरह की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर आप देखिए समीकरण 2 से, यहाँ पर यदि 3x का पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा 4y बराबर 20, और धनात्मक संख्या इसका पक्षांतर हुआ ऋणात्मक में। अब यहाँ पर आपको y की वैल्यू निकालना है तो y बराबर क्या हो जाएगा? 20 ऋण 3x/4, 20 ऋण 3x/4। आप इस समीकरण और इस समीकरण में यदि x की वैल्यू ऑटोमेटिक मानेंगे तो यहाँ पर आपको ग्राफ बनाने के लिए एक मान मिल जाएंगे, और आप वहां से उन मानों से आप ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ पर आप इस समीकरण के लिए x का मान रखेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, और आप इस समीकरण के लिए x का मान रखेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ आप कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी भी वास्तविक संख्या होती है वे सारी की सारी संख्याओं को आप यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालना है आपको ग्राफिक विधि से हल करने के लिए। तो यहाँ पर आप रखेंगे, यहाँ यदि सबसे पहले 0 रखते हैं, यहाँ यदि सबसे पहले 0 रखेंगे तो यदि x की वैल्यू 0 रखे तो यहाँ पे आपको y की वैल्यू कितनी मिलेगी? आप देखेंगे कि 0 में किसी भी संख्या का गुणा करो या भाग दो, आपको कितना मान मिलता है? 0 ही मिलेगा। यदि x की वैल्यू यहाँ 0 हो गई, x की वैल्यू यहाँ 0 हो गई तो y बराबर आप ज्ञात करेंगे 0/2, यानी 0 में किसी भी संख्या का गुणा या भाग कितना होता है? 0 होता है। तो y का मान कितना मिल जाएगा? आपको 0 मिल जाएगा। अब ऐसे ही यदि x का मान 2 रखते हैं, x का मान कितना रखते हैं? 2 रखते हैं तो कितना होगा? यदि यहाँ पर भी आप x की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना होगा मान? यदि यहाँ आप x की वैल्यू 2 रख दी, 2/2 हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल, यानी 2 का 2, यानी x y की वैल्यू कितनी मिल गई? आपको 1 मिल गई। यानी कि आप इसे आप इस तरह के ग्राफ में रख करके हल कर सकते हैं। आप इसे इस तरह के ग्राफ में रख करके हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अब x y की वैल्यू मिल चुकी है। अब आप देखेंगे कि इस समीकरण में मान रखते हैं, यदि इस समीकरण में 20 का मान, अब x का मान 0 रख दें, x का मान यहाँ 0 रख देंगे तो हमें कितना मान प्राप्त होगा? यदि हम यहाँ x का मान 0 रखते हैं तो ये y बराबर है 20 ऋण 3x/4, ये हो जाएगा y बराबर 3 0 0, यानी कि 20/4 हो जाएगा। यहाँ आप जब वैल्यू रखेंगे तो 20 ऋण 3 गुणित 0 होगा, तो 0 हो जाएगा, और 0 में से 20 गए तो 20 ही बचेंगे, यानी कि 5 चौके 20, यानी जो x y का मान आएगा कितना आएगा? 5 आएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ऐसे ही अब आगे इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा? इसकी वैल्यू यहाँ पर आपने 2 रखे थे तो इसके आगे भी हम 2 रख करके देखते हैं कि कितनी हमको वैल्यू मिलेगी। यदि 1 रखते हैं तो कितनी मिलेगी, या 2 रखते हैं तो कितनी मिलेगी? 2 रख करके देखते हैं। x की वैल्यू तो रखेंगे 2, x की वैल्यू कितनी रखेंगे? 2 रखते हैं तो यहाँ कितना हो गया? 3 दूनी 6, और 20 में से 6 गए तो आप यहाँ रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, 3 गुणित 2, 3 दूनी हो गया 6, और 20 में से 6 गए तो कितना बचेगा? 20 में से 6 गए तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ बचेगा 14/4। कितना बचेगा? 14/4। और ये संख्या क्या इससे पूरी तरह से कट जाएगी? क्या आपको लगता है कि ये संख्या पूरी तरह से कट जाएगी? जी बिल्कुल नहीं कटेगी। ये क्या पूरी तरह से कटेगी क्या? जी बिल्कुल नहीं कटेगी। तो कुछ दशमलव में आपको वैल्यू मिलेगी। 4 तिया 12, 4 तिया कितना हो गया? 12 हो गया। यहाँ बचा 2, और ये 4 पंचे 20, कितना हो गया? 4 पंचे 20। यदि आपको दशमलव में वैल्यू नहीं चाहिए और आपको लग रहा है कि आप पहले ही दशमलव में मान नहीं रख पाएंगे तो आप इसका मान बदल दीजिए। इसका मान रखिए 3,
इसका मान यदि 3 रखते हैं तो कितना होगा, इसका मान यदि 3 रखेंगे तो कितना होगा, 3 3 9, फिर इसमें से 1 20 में से 9 जाएगा, 11 बचेगा, फिर भी दशमलव में वैल्यू आएगी, 3 चौके 12 और 20 में से 12 गए तो कितना बचता है, 3 चौके 12 और 20 में से 12 गया तो यहाँ बचेगा 8 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। तो x की वैल्यू आप रखिए 4, तो आपको यहाँ मिलेगा 2, यहाँ कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। इस तरह से आप धनात्मक वैल्यू निकालिए पहली बार में, और अब हम देखते हैं कि किस तरह से इन मानों को ग्राफ में रखते हैं और हमें 2 रेखाएं प्राप्त होगी, और उन 2 रेखाओं में हम देखेंगे कि यहाँ से कौन सा युग्म उस रेखाओं में निरूपित होता है। तो आइए देखते हैं। ये इस तरह से हमने एक ग्राफ बनाया, इस तरफ जो वैल्यू होगी वो x की होगी और इस तरफ जो वैल्यू होगी x डैश की होगी। यहाँ पे जो वैल्यू होगी y की होगी और इधर जो वैल्यू होगी वो y डैश की होगी। ये 0 हो गया, या इसे 0 मान लीजिए या बिंदु O कह लीजिए 0। ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप यहाँ पैमाना लिख सकते हैं, पैमाना बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का हमने पैमाना लिया हुआ है, तो यहाँ मान लिख दीजिए 1 2 3 4 5 धनात्मक है, ये भी धनात्मक है 1 2 3 4 5, और ये क्या है, ऋणात्मक है, तो -1 -2। इन मानों को आप इस तरफ लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, और इन मानों को आप लिखिए ऊपर -1 -2 -3 -4 -5। आप यहाँ लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5। तो ये हो जाएगा x पक्ष का मान। ये क्या होंगे, x की वैल्यू ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, और ये y की वैल्यू ये धनात्मक और ये ऋणात्मक। आप मान रखिए, आप सबसे पहले समीकरण का मान रखेंगे, x का मान कितना 0, तो y का मान भी हमें कितना मिला, 0 ही मिला। तो यहीं पे आएगा x और y दोनों की वैल्यू कितनी है, 0 है, और दोनों क्या है, धनात्मक है। अब x की वैल्यू रखते 2, x की वैल्यू ये रख दिए 2, और y की वैल्यू कितनी रखी, धनात्मक में 1, तो y की वैल्यू धनात्मक में 1। और जब हम इसे मिलाएंगे तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 1। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 1। इस तरह से इसका नाम होगा, ये 2 और 1 इस तरह से। और आप देखेंगे इन दोनों बिंदुओं को जब आप मिलाएंगे तो आपको इस तरह से रेखा मिलेगी, इस तरह से आपको रेखा प्राप्त होगी। और इस रेखा का आप नाम लिख सकते हैं, क्या नाम लिखेंगे, ये रेखा हमें कहां से मिली, इस समीकरण से, यानी कि x - 2y = 0। ये क्या है, इस समीकरण की ये रेखा है। अब ऐसे ही दूसरा रखते हैं, x की वैल्यू 0, तो ये x की वैल्यू 0। अब y की वैल्यू कितनी मिली हमको, 5, तो ये आ गई y की वैल्यू 5। अब देखते हैं x का मान 4, ये x का मान 4। अब y का मान कितना होगा, 2, तो ये y का मान हो गया 2। अब इसे हम मिलाएंगे, इसे आपने मिलाया, तो ये यहां पर हमें कहीं बिंदु मिला, तो ये बिंदु क्या हो गया, इसका 4 और 2, क्या हो गया, 4 और 2 हो गया। यानी कि अब जब आप इन दोनों रेखाओं को इस तरह से मिलाएंगे, यहां से आप ऐसा सीधी रेखाओं को मिलाएंगे, तो ये जो रेखा होगी, ये रेखा कौन सी होगी, ये मान हमें कहां से मिले, इस समीकरण से, यानी 3x + 4y, 3x + 4y = 20, 3x + 4y = 20। यानी कि अब आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों समीकरण की जो रेखाएं हैं, ये क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेद कर रही है। और हल कौन सा होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। और ये रैखिक युग्म कैसा होगा, संगत होगा। और इसका जो व्यापक रूप होगा वह क्या होगा, a1/a2 = b1/b2। आप देख सकते हैं 1/3 और 1/2 होगा। यदि आप यहाँ पे a1 और a2 और b1 और b2 का मान निकालेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। ये क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। यही है ग्राफिक विधि
का उपयोग इस तरह से आप करेंगे, ग्राफिक विधि का उपयोग, और इन हल को आप इन रूप में पहचानेंगे। इन हलों को आप इस तरह से पहचानेंगे। तो ये थे आपके ग्राफिक विधि का पहला एग्जाम्पल नंबर 1। अब ऐसे ही और हम आगे 2 एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको ये 2 स्थितियों से आप परिचित हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 2। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 कि एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है। अभी आपने इससे पहले देखा एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1, उसमें आपने पाया कि उसकी जो रेखाएं थी वो कैसी थी, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही थी, और उसके जो हल होते वो कैसे होते, अद्वितीय हल होते, यानी कि इस रूप में होते, और जो रैखिक युग्म का जो संगत जो रैखिक युग्म था वो कैसा था, संगत था। जो रैखिक युग्म था वो कैसा था, संगत था। ये आपने एग्जांपल नंबर 1 में देखा। आप देखते एग्जांपल नंबर 2 कि एग्जांपल नंबर 2 क्या है। एग्जांपल नंबर 2 का आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे अपनी बुक में कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है आपको एग्जांपल नंबर 2 में। तो आइए देखते एग्जांपल नंबर 2 का क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 2 में आपको दिया हुआ है, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई। रोमिला कोई एक लड़की है, वह एक स्टेशनरी की दुकान में गई, और उस स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदे। 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदे। 2 पेंसिल 3 रबड़ कितने रुपए में खरीदे, 9 रुपए में। और फिर उसके आगे क्या बोलते हैं, उसकी सहेली सलोनी यानी उसी की फ्रेंड सलोनी जाती है। सलोनी ने रोमिला के पास से नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी, और उसने भी 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। 4 पेंसिल और 6 रबड़ कितने रुपए की, 18 रुपए की। इन्होंने कितने रुपए की खरीदी थी, 9 रुपए की। तो आप देख सकते हैं इससे डबल है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। तो डबल सामान लिए तो डबल पैसे भी लगे। तो ये समीकरण कैसे बनेगा, आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा 2x। यदि हम यहां पर क्वेश्चन में सबसे पहले लिख ले, यदि हम क्वेश्चन में लिख ले, माना कि पेंसिल x और रबर क्या है, y है। पेंसिल क्या है, x है, और रबर क्या है, y है। तब क्या होगा, तब आप लिख सकते हैं इसे 4x प्लस, या फिर लिख सकते हैं सबसे पहले 2x प्लस 3y इजिकल टू 9। फिर ये हो जाएगा 4x प्लस 6y इजिकल टू 18। इस तरह से आपका इक्वेशन हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे ये किसने खरीदा, ऊपर वाला रोमिला ने। ये किसने खरीदा, रोमिला ने। और ये सामान किसने खरीदा, उसकी फ्रेंड सलोनी ने। किसने खरीदा, उसकी फ्रेंड सलोनी ने खरीदा। तो रोमिला ने 2 रबर 3 पेंसिल 9 रुपए में, और सलोनी ने 4 रबर और 6 पेंसिल 18 रुपए में खरीदी। तो क्या कहा गया है, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफिक ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि आपको कहा गया है कि इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफिक या फिर ज्यामितीय रूप में आपको क्या करना है, व्यक्त करना है। और आप देख रहे हैं हम कौन सी विधि पढ़ रहे हैं, अभी ग्राफिक विधि पढ़ रहे हैं। तो हम इसे किस रूप में हल करेंगे, ग्राफिक रूप में हल करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, आपने इसके पहले देखा एग्जांपल नंबर 1 में आपने किस तरह से ग्राफिक रूप में हल किया। सबसे पहले आपने समीकरण को हल किया, फिर x और y के वैल्यू निकाली। वैसे ही हम हल करते हैं। इसे आप मान लीजिए समीकरण 1, इसे मान लीजिए समीकरण 2, और यहां लिख लीजिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम y बराबर यदि किसी वैल्यू को मानते हैं तो क्या मान सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 3y इजिकल टू, ये धनात्मक संख्या, इसका पक्षांतर होगा ऋणात्मक में, यानी 9 माइनस 2x। इस तरह से हो सकता है। और y का मान निकालेंगे हम, तो y का मान निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 2x अपॉन 3। कितना हो जाएगा, 9 माइनस 2x अपॉन 3, इतना हो जाएगा। और आप देख पा रहे होंगे कि y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 9 माइनस 9 माइनस 2x अपॉन 3, यानी कि हम यहाँ पे x और y का मान निकाल सकते हैं। इस तरह से यदि हम यहाँ x की वैल्यू रखें तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। अब ऐसे ही देखते हैं हम आगे।
आगे क्या देखेंगे कि समीकरण 2 से समीकरण 2 में भी इसी तरह से रखेंगे हम। तो 6y इजिकल टू 18 और ये धनात्मक संख्या इसका पक्षांतर हो जाएगा ऋणात्मक में, यानी कि ये हो जाएगा -4x। तो y बराबर हो जाएगा 18 माइनस 4x अपॉन 6। ये हो गया y का मान। हम इसी तरह से अब इसके भी मान निकाल सकते हैं, x y की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ x का मान रखेंगे तो यहाँ y का मान मिल जाएगा। अब रख करके देखते हैं x और y की वैल्यू हम कितनी कितनी रखेंगे और हमें कितनी कितनी प्राप्त होगी। यदि हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ x की वैल्यू 0, यानी ये हो गया 0। यहाँ आप देखेंगे y बराबर 9 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 3, 2 इंटू 0 अपॉन 3, तो यहाँ देख रहे होंगे 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9/3 यानी 3 3 9। तो y का मान कितना मिल गया, 3 मिल गया। y का मान कितना मिल गया, 3 मिल गया। अब यदि हम यहाँ पर y की वैल्यू 3 रख दें, x की वैल्यू 3 रख दे, तो 3 दूनी 6 और 9 में से 6 गया तो आप देखेंगे 9 माइनस 6 अपॉन 3 और 9 में से 6 गया तो 3, 3/3, तो 3 का 3, कितना आएगा इसका मान, 1 आएगा। इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। अब ऐसे ही हम दूसरे समीकरण में वैल्यू रखेंगे। तो हम दूसरे समीकरण में देखते हैं कि दूसरे समीकरण में हम किस तरह से वैल्यू रखेंगे और हमें किस तरह का मान प्राप्त होगा। हमने y की वैल्यू निकाली इस समीकरण से, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह से मान रखेंगे। यहाँ यदि 0 रखते हैं, ये हो जाएगा 0 और 6 3 18, ये हो जाएगा 0 और 6 3 18। यदि आप 3 रखते हैं, 3 चौके 12 और 18 में से 12 गए तो 12 और 6 18 और 6 का 6। आप देखेंगे कि दोनों में हमें समान वैल्यू मिली है। हमने 0 3 रखा, यहाँ भी 0 3 रखा, यहाँ भी 3 1 मिला, यहाँ भी 3 1 मिला। तो अब हम इन मानों को ग्राफ में रखेंगे। अब हम इन मानों को ग्राफ में रखेंगे और हम पाएंगे कि ग्राफ में हम किस तरह से इसका हल ढूंढ पाते हैं। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं अब इन मानों को। ये समीकरण 1 का, ये समीकरण 2 का। सबसे पहले रखते हैं समीकरण 1 का, x की वैल्यू 0, ये रख दी x की वैल्यू 0। अब हमने देखा कि हमको y की वैल्यू कितनी मिली, 3, तो ये हो गई y की वैल्यू 3। तो हमारा जो समीकरण होगा वो कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यानी इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, 0 3। क्या हो जाएगा, 0 3। ऐसी अगला मान x की वैल्यू 3, ये हो गई x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू धनात्मक में 1, तो y की वैल्यू धनात्मक में 1, तो ये आ गया 1 और ये आ गया 3। तो ये जो मान होगा, ये जो बिंदु होगा, ये क्या कहलाएगा, 3 1, क्या कहलाएगा, 3 1 कहलाएगा। अब ऐसे ही हम आगे देखते हैं समीकरण 2 से। अब आप देखेंगे इससे पहले हमने क्या किया था, इन रेखाओं को मिला दिया था। तो सबसे पहले हम इन रेखाओं को मिला देते हैं। तो ये बिंदु से आप स्केल की सहायता से मिलाएंगे इस बिंदु तक, तो ये जो समीकरण बनेगा, ये समीकरण आपका कौन सा होगा, ये मान हमें कहां से प्राप्त है, समीकरण 1 से, यानी कि इससे 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। और ये रेखा इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी। अब हम देखते हैं समीकरण 2 की वैल्यू रखते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, तो ये x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, यानी कि समान हमें मिली है। तो ये जो बिंदु होगा ये क्या होगा, 0 3, और फिर x की वैल्यू 3 रखे, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, यानी ये भी समान मिली है। यानी यहीं पर हमें दूसरी रेखा मिलेगी, वह कौन सी होगी, समीकरण 2 की, यानी कि 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। तो ये हो गई हमारी समीकरण दूसरे की। यानी आप देख रहे हैं कि फिर से हम इन्हीं बिंदु को मिलाएंगे तो यही रेखा हमें प्राप्त होगी, यही सेम रेखा प्राप्त होगी। यानी हमें यहाँ जो रेखाएं मिली है कैसी मिली, एक के ऊपर एक, यानी समान, यानी एक दूसरे के ऊपर क्या होगी, ये रेखा का नाम क्या होगा, रेखाएं कैसी होगी, समपाती होगी। और a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये तीनों के मान क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी आप इसे लिख सकते हैं 1/2 1/2 1/2। इस तरह की वैल्यू, यानी तीनों वैल्यू क्या होगी, एक दूसरे के बराबर होगी। और इनके अनेक हल निकलते हैं। और ये जो रैखिक युग्म होता है क्या होता है, आश्रित संगत होता है। क्या होता है, ये जो रैखिक युग्म होता है यह आश्रित संगत होता है। आप इसके हल में ये वाली पूरी की पूरी लाइन यहाँ नीचे लिख सकते हैं।
आप इसके हल में ये वाली पूरी की पूरी लाइन यहाँ नीचे लिख सकते हैं। ऐसे ही अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। अब आपको ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो पा रहा होगा कि आप किस तरह से इन समीकरण ग्राफिक विधि से हल करेंगे और इन मानों में आप किस तरह से इन रूपों में आप उन्हें बता सकते हैं कि ये कौन सा रूप है। ऐसे ही अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 आप अपनी बुक में देख पा रहे होंगे कि क्या है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, 2 रेल की पटरी। क्या दी है, 2 रेल की पटरी समीकरण के रूप में दिया हुआ है। आपको यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है, आपको समीकरण बनाना नहीं है। x + 2y - 4 यहां पर आपको समीकरण दिया हुआ है। और जो दूसरा समीकरण है वह क्या है, 2x + 4y - 12। कितना दिया हुआ है, 2x + 4y - 12 = 0 दिया हुआ है। तो आपको कहा गया है कि इस दी हुई स्थिति को ज्यामितीय रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। इस स्थिति को आपको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। अब आपको समीकरण दिया हुआ है, आप इसे किस तरह से हल करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो समीकरण है वह कुछ अलग रूप में दिया हुआ है। आपको जो c की वैल्यू है वह इसी तरफ दी हुई है। तो आप इस समीकरण को इस तरह से बना सकते हैं, x + 2y बराबर, इस माइनस का पक्षांतर करेंगे इधर धन में, तो हो जाएगा 4। और जो दूसरा समीकरण बनेगा वह क्या बनेगा, 2x + 4y = 12। इस ऋण का इधर पक्षांतर कर दी धन में। अब यहाँ y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 2y बराबर 4 - x, और यहाँ y की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 4y - 12 - 2x। इस तरह से हो जाएगा। अब आप देखेंगे y की वैल्यू y बराबर 4 - x/2, और यहाँ y की वैल्यू y बराबर 12 - 2x/4 इस तरह से होगी। तो आप यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। अब तक आपने 2 एग्जांपल देख चुके हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से अब आप ज्यामिति के लिए बॉक्स बनाएंगे, और उन बॉक्स में आपको 2 मान, यदि आपको लगता है कि और हमें आगे 2 से ज्यादा मान रखना है तो जी बिल्कुल आप 2 से ज्यादा मान निकाल सकते हैं। 3 मान, अनेकों मान निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका जो ग्राफ होता है, जो ग्राफ रहता है वह अनंत तक रहता है, इसमें कोई सीमित नहीं रहती। ये जो सारी की सारी रेखाएं अनंत तक जा सकती है, ये जो रेखाएं हैं यह अनंत तक जा सकती है। आप यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ 2 ही मान निकालें, आप यहाँ अनंत मान निकाल सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके मानों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, आपके आंसर्स कभी गलत नहीं होंगे, क्योंकि यह जो रेखा है, अब आप देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पर डैश लगा हुआ है, यानी रेखा कहां तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर रखते हैं अब x y की वैल्यू। x की वैल्यू रखेंगे, हमें y की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो देखते हैं अब x और y की वैल्यू हमें क्या रखना है और हमें क्या मिलेगी। यहाँ यदि 0 रखते हैं x की वैल्यू, यदि x की वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा 0, 4 में से 0 गए तो बचेंगे 4, और 4 2 दूनी 4। यहाँ हमें y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, 2 दूनी 4, इससे कैंसिल होगा तो 2 दूनी 4। अब यहाँ यदि हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, यहाँ बचेगा 3, तो फिर दशमलव में संख्या आएगी। x की वैल्यू 2 रखिए, 2 रखेंगे तो 4 में से 2 गया 2, और 2 में से 2 कटेगा तो 1 बचेगा। 4 में से 2 गया 2, और 2 से 2 कटा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ऐसे ही अब यहाँ वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर कितना है, अब यहाँ रखेंगे हम 0। यहाँ यदि 0 रखेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये हो जाएगा 0 और 4 तिया 12, 4 तिया कितना हो गया, 12 हो गया। अब यदि हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 10, और जो 10 है वह 10 क्या है, 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, यानी इसके आगे की वैल्यू रखते हैं हम। यहाँ यदि अब 2 रखेंगे, यहाँ यदि 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, और 12 में से 4 गए तो कितना बचेगा, इस 12 में से 4 जाएंगे तो 8, और 4 दूनी 8, यहाँ 2 रखे, 2 दूनी 4 हो गया, 12 में से 4 गए बचा 8, और 8/4 गए 4 दूनी 8, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अब हम यहाँ इस ग्राफ में इसका मान रखेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 का रखते हैं, x की वैल्यू 0, तो ये रख दी x की वैल्यू 0। अब उसके आगे देखते हैं हम y की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये हो गई y की वैल्यू 2, एक मान हो गया, यानी ये जो मान हो गया ये कितना हो गया, 0, 2 हो गया।
कितना हो गया 0 2 हो गया। अब इसके बाद देखेंगे हम कि x की वैल्यू कितनी 2, x की वैल्यू 2 और ये जो y की वैल्यू कितनी मिली हमें 1, ये y की वैल्यू 1। तो अब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये इस तरह से मिलेगी और ये जो बिंदु होगा ये क्या कहलाएगा 2 1, क्या कहलाएगा 2 1 कहलाएगा। अब इन दोनों बिंदुओं को एक सरल रेखा से मिला दो, इस बिंदु को इस रेखा, दोनों बिंदु को एक सरल रेखा से मिला दिया तो ये जो रेखा मिली हमें किस समीकरण की मिली, ये मान हमें इस समीकरण से प्राप्त हुआ, यानी कि x + 2y - 4। तो ये हो गया x + 2y - 4 = 0। इस समीकरण से हमें रेखा प्राप्त हुई। अब ऐसी अगली रखते हैं, x बराबर 0 तो x बराबर 0, y बराबर 3 तो ये y बराबर हो गया 3। तो ये इस वैल्यू का मान कितना हो जाएगा 0 3, इसका मान कितना हो गया 0 3 हो गया। अब ऐसे ही x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2, तो ये x की वैल्यू 2, ये y की वैल्यू 2, ये यहां आ गई, ये यहां आ गई। अब आप इसे दोनों को मिलाइए, आप स्केल से मिलाएंगे सीधी रेखा जाएगी और आप देख पा रहे होंगे कि ये जो रेखा है क्या है, एक दूसरे के समांतर नजर आ रही होगी। यानी ये जो दूसरी रेखा मिली कौन से समीकरण की मिली, इस समीकरण की। 2x + 4y - 12, ये जो रेखा है कौन सी है 2x + 4y - 12, 2x + 4y - 12 = 0। इस समीकरण की रेखा है और आप देख रहे होंगे कि ये जो रेखाएं हैं ये कैसी है, बिल्कुल समांतर नजर आ रही होगी, यानी ये ऐसी बिल्कुल सीधी आगे तक बढ़ती जाएगी, कभी नहीं मिलेगी। और आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 रेल की पटरियां, यानी कि ये 2 क्या है रेल की पटरियां हैं और ये जो रेखा है क्या है एक दूसरे के समांतर है। तो यहाँ पे देखिए ये रेखा है समांतर है, यानी कि इनका कोई हल नहीं होगा और ये रेखे के युग्म कैसे होंगे, असंगत होंगे। और इसका जो व्यापक रूप होगा वह कैसा होगा, a1/a2 b1/b2, a1/a2 b1/b2 और ये होगा c1 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी कि अब आप a1 और a2 को देखिए तो 1/2 हो जाएंगे, फिर ये भी 1/2 हो जाएंगे, लेकिन ये 1/2 नहीं होगा, ये जो है 1/2 नहीं होगा। ऐसे ही आप a1 ABCD की वैल्यू रख करके यहाँ पे मान से देख सकते हैं a1/a2 = b1/b2 हो जाएगा, लेकिन इज नॉट इक्वल टू होगा c1/c2। क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स, आपने इन 3 स्थितियों को 3 उदाहरण की तरह समझा, 3 उदाहरण के थ्रू समझा। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही इस सभी नॉलेज के साथ में इन स्थितियों का नॉलेज लेने के बाद हम जाएंगे प्रश्नावली की ओर। तो स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट प्रश्नावली 3.1। स्टार्ट करते प्रश्नावली 3.1। अभी आपने देखा 3 एग्जांपल्स, उसके पहले आपने देखा परिचय, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किस तरह से होते हैं, क्या होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली। आपने इससे पहले जस्ट अभी थोड़ी देर पहले देखा है 3 एग्जांपल्स और उन 3 एग्जांपल्स में आपने 3 स्थितियों को देखा कि किस प्रकार की वे स्थितियां होती है। अब देखते हैं कि हमें प्रश्नावली में किस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपके बुक में आप देख सकते हैं कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, तो यहां पे देख लेते हैं इसका प्रश्न क्रमांक 1 का हल। माना कि पुत्री की आयु x है, कितनी है x है। तो कहता है आफ्ताब 7 वर्ष पहले, तो यहाँ पे इसे x माइनस क्या ले लिए हमने 7 और फिर एक ले लेते हैं x माइनस 7। 7 वर्ष पहले, दोनों 7 वर्ष पहले, अपनी पुत्री से 7 वर्ष पहले की स्थिति। तो अपनी पुत्री से 7 वर्ष पहले वह कितने आयु का था, वह कितने गुना था, 7 गुना था। कितने गुना था, 7 गुना था। और फिर उसके बाद वह दूसरी स्थिति उससे कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष के बाद, अभी क्या बोला 7 वर्ष पहले, अब कहता है 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को आप किस तरह से बताएंगे, इस स्थिति को आप किस तरह से बताएंगे।
कि यह इसे आप बीजगणितीय या फिर ग्राफिक दोनों रूप से आप बता सकते हैं, बीजगणितीय विधि से या फिर ग्राफिक विधि से। यहाँ पर यदि हमने माना कि पुत्री की आयु कितनी है, x है, तो पिता की आयु यहाँ मानेंगे पिता की आयु y, तो ये हो जाएगा फिर कितना y की, ये कितने गुना है इससे 7 गुना है, इससे कितने गुना है 7 गुना है। वैसे ही कहता है फिर 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद यानी कि यहाँ प्लस लगेगा। इससे पहले भी आपने बहुपद में इस तरह के एग्जांपल्स किया वर्ष वाले, तो आपको पता है कि पहले बोला था माइनस और बाद में बोला तो प्लस, तो ये कितने गुना बोलता है 3 गुना, कितने गुना 3 गुना। तो इस स्थिति को आप ज्यामितीय और ग्राफिक रूप में देखते हैं, तो अब इसे आप हल करेंगे, तो इसे आप सबसे पहले ऊपर वाली कंडीशन कॉल करते हैं। इसे मान लीजिए समीकरण 1 समीकरण 2, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, आप यहाँ देखेंगे कि x माइनस 7 है इजिकल टू ये y माइनस 7, कोष्टक में इसे हल करेंगे तो 7y माइनस 49। फिर आप इसे आगे हल करेंगे, ये आप देखेंगे अचर संख्या एक तरफ, चर राशि एक तरफ कीजिए, x माइनस 7y, इसका इधर पक्षांतर किया इजिकल टू माइनस 49, इसका इस तरफ पक्षांतर किया प्लस 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा। फिर ये x माइनस 7y इजिकल टू ये क्या है 49 और ये कितना है 7, ये 49 और ये 7। तो आप देखेंगे कि बड़ी संख्या ये छोटी संख्या, आप जब इसे असमान चिन्ह वाली संख्या क्या करेंगे घटाएंगे, ये हो जाएगा 42 और बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा यानी कि माइनस 42 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 42 हो जाएगा। तो ये मिल गया आपको एक समीकरण नंबर 3। तो अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं, तो इसे आप किस तरह से देखेंगे, ये माइनस 7y इजिकल टू माइनस 42 माइनस x, तो अब आप क्या रखेंगे माइनस 7 माइनस y, 7 का पक्षांतर करेंगे, हमको ग्राफिक रूप में हल करना है। हम सबसे पहले कौन सी विधि पढ़ रहे हैं, ग्राफिक विधि, तो हम ये हल किस रूप में करेंगे ग्राफिक रूप में, तो हमें इसे xy की वैल्यू निकालनी होगी, यानी माइनस 42 माइनस x अपॉन कितना हो गया ये 7, कितना हो गया 7, और ऋण का जब अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, और जब ऋण का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर आप देखेंगे यहां से जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो इधर आएगा ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 42 प्लस x अपॉन 7। यहां से आप x की वैल्यू रख करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से आप x की वैल्यू रख करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही हम आगे देखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा x प्लस 3, अब इसका अंदर गुणा होगा 3x प्लस 3 3 9, और आप देखेंगे चर राशि एक तरफ, यहाँ y होगा, अब चर राशि एक तरफ अचर राशि एक तरफ, x माइनस 3y इजिकल टू 9 माइनस 3, तो ये हो गया। अब आप देखेंगे कि ये x माइनस 3y इजिकल टू 9 माइनस 3 कितना होता है, 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, और यहाँ पे x का इधर पक्षांतर करेंगे तो ऋणात्मक क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये माइनस है, यहाँ पे माइनस y बराबर x 6 माइनस x, और गुणा वाली संख्या का पक्षांतर भाग में। अभी ऋण का आप गुणा, इसे आप धनात्मक बनाएंगे तो इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस लगा है, जब इसका अंदर गुणा करेंगे आप तो यहाँ पे माइनस लगेगा, और जब यहाँ माइनस लगेगा तो आप देखेंगे इसमें यदि माइनस लग गया तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ से ऋण हट जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर x माइनस 6 अपॉन 3। आप यहां से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप बना लीजिए अब ग्राफ के लिए दो बॉक्स बना लीजिए। उन दो बॉक्स में आप वैल्यू निकालेंगे x और y की, एक इसकी समीकरण 1 के लिए और एक बनाइए समीकरण 2 के लिए, समीकरण 1 के लिए और एक समीकरण 2 के लिए। तो आइए देखते हैं, इस तरह से बनाते हैं हम ग्राफ के लिए वैल्यू। ग्राफ के लिए बन गया बॉक्स, यहाँ निकालेंगे हमें x और y की वैल्यू, यहाँ निकालेंगे समीकरण 1 की वैल्यू, यहाँ निकालेंगे समीकरण 2 की वैल्यू, x और y। अब देखते हैं हम किस तरह से इस समीकरण में इनके मान रखेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे यदि x का मान रखें हम 0, यहाँ पर यदि x का मान हम रखते हैं 0,
तो क्या साथ ही 49 ज्यादा हो जाता है। कितना होता है? ज्यादा हो जाता है। अब यहाँ मान कैसे आएगा? हम दशमलव में मान आएगा। तो फिर यदि हम x की वैल्यू बढ़ा देते 1 तो हो जाएगा 3। अब यहाँ हम यदि x की वैल्यू इसे 49 करने के लिए हम 7 रखें, x की वैल्यू कितनी रखें? 7 और 2 9 यानी कि 7 ही 49। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये भी कितना मिलेगा हमें? 7 ही मिलेगा। 7 ही 49। अब हम x की वैल्यू रख देते, इससे आगे 7 दूनी 14 रख दिए। अभी यहाँ कितना रखा था? 7 छक 42। यदि हम x की वैल्यू 0 रखते हैं या 1 रखते हैं, 0 रखेंगे तो 7 छक 42 और यदि 7 रखते हैं तो 7 ही 49 मिलेगी। कितनी मिलेगी? 7 ही 49 मिलेगी। आप रख करके देखिए, यहाँ x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 7 छक 42 और x की वैल्यू 7 रखेंगे तो 7 और 2 9 49, 7 ही 49 हो जाएगा। अब यहाँ कितना रखेंगे x का मान? यहाँ x का मान आप कितना रखेंगे? यहाँ यदि x का मान 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो 3 दूनी 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और यदि यहाँ पर आप x की वैल्यू अब आगे बढ़ा करके रख दीजिए, यहाँ यदि x की वैल्यू आप 8 रखेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 2 बचेगा, तो भी नहीं कटेगी। यहाँ यदि 12 रख दिया जाए, यदि यहाँ 12 रख दिया जाए या फिर यहाँ पे 9 रख दिया जाए, x की वैल्यू 9, तो 9 में से 6 गया 3 और 3 का 3, कितना हो गया? 3 का 3। तो अब आप देखेंगे x की वैल्यू कहां तक है? 7 तक है। यहाँ पे देखेंगे 9 तक, तो आप इसे 7 और 9 तक आगे बढ़ा लीजिए। छः 7 8 9 इस तरह से। अब इसे आप y को भी बढ़ाएंगे कहां तक? 6 7 8 9 तक। इसे भी आप आगे बढ़ा लीजिए। इस तरह से बनेगा ग्राफ। x ये x डैश, ये y डैश और ये y। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब यहां देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसका जो पैमाना होगा वह क्या होगा? 1 सेंटीमीटर का। कितना होगा? 1 सेंटीमीटर का हमारा पैमाना होगा। और आप देख पा रहे होंगे, अब यहाँ पे वैल्यू है, ये मान है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से वैल्यू है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 इस तरह से आपके सभी ये मान लिखे हुए हैं। इस तरह पे ऋणात्मक 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9। यहाँ भी ऋणात्मक मान है, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7 ऋण 8 ऋण 9 इस तरह से आपको वैल्यू दी हुई है। अब आप इसे किस तरह से मान रखेंगे? x का मान रखिए 0, तो x का मान यहाँ पे 0 होता है, तो ये हो गया 0 x की वैल्यू। अब y की वैल्यू कितनी मिली हमें? 6, यानी यहाँ आ गई y की वैल्यू 6। तो ये जो वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी? 0 6। क्या हो जाएगी? 0 6। फिर आप रखिए x की वैल्यू 7, तो ये x की वैल्यू 7 और फिर इसके बाद आप रखेंगे y की वैल्यू भी 7, तो ये y की वैल्यू रखे 7। अब क्या करेंगे? x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 7, हम क्या करते हैं? अब इसे मिलाएंगे इस तरह से। आप यहां से इधर गया 6, ये सॉरी यहां से इधर गया 7, यहां से इधर गया 7, तो यहाँ पे जो बिंदु मिली है क्या हो गई? 7 7। और अब हम क्या करते हैं? इन दोनों बिंदुओं को क्या करते हैं? स्केल की सहायता से हम मिलाते हैं। तो जब हम इस बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिलाएंगे तो ये हमें इस तरह से कहीं मिलेगी, इस तरह से। और ये जो बिंदु होगी ये किस समीकरण की होगी? आपने देखा पहला समीकरण क्या है हमारा, यहां से ही मान निकाले पहले समीकरण से। और पहला समीकरण क्या है? x - 7y =
x माइनस 7y इज इक्वल टू -42, x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। इस समीकरण की ये वैल्यू है जो हमें इस तरह से मिली। अब अगली रखते हैं x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। ये हो गई x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो ये हो गया 0 2, ये मान क्या हो गया 0 और 2। फिर रखते हैं x की वैल्यू 9, तो ये कितनी मिल जाएगी हमें 1। x की वैल्यू ये हो गई 9 और ये कितनी हो गई 1, तो ये हो गई 1। तो ये अब इन दोनों को हम मिलाएंगे इस तरह से, तो यहां पे जो मान मिलेगा ये क्या होगा हमारा 9 1, कितना होगा 9 और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से हमें मान प्राप्त होंगे। और अब आप क्या कीजिए, इन दोनों रेखाओं को मिलाइए। तो इन दोनों रेखाओं को आप इस तरह से कहीं मिलाएंगे, इस तरह से मिलाएंगे आप, तो ये इस तरह से आगे तक जाएगी और ये इस तरह से इधर आगे तक जाएगी। तो ये जो समीकरण होगा ये कौन सा होगा हमारा, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये क्या होगा हमारा एक समीकरण होगा। इस तरह के इस समीकरण से ये वैल्यू मिली और इस समीकरण से वैल्यू मिली। अब हमें ये जो रेखाएं हैं ये किस तरह से नजर आ रही है आप भी देख सकते हैं। ये जो रेखाएं हैं हमें किस तरह से नजर आ रही है, क्या ये रेखाएं कहीं कट करेगी? जी बिल्कुल करेगी। ये रेखाएं जब इस तरह से आगे बढ़ेगी और ये रेखा जब इस तरह से आगे बढ़ेगी तो ये यहाँ पर कट करेगी, ये इधर हमें कहीं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं कट करेगी। ना तो ये समांतर है ना ये संपाती। ये रेखाएं कैसी है? प्रतिच्छेदी है। कैसी रेखा है? प्रतिच्छेदी है। तो यहाँ आप हल लिख सकते हैं इसका। ग्राफिक विधि से हल करने पर हमें प्राप्त होता है कि यह समीकरण की जो रेखाएं कैसी है? प्रतिच्छेद करती है। और जब आपको पता है कि जिस समीकरण की रेखाएं एक दूसरे को कैसी करती है? प्रतिच्छेद करती है, तब आपको उस बिंदु में कितने अद्वितीय हल मिलता है? कौन सा हल मिलता है? अद्वितीय हल मिलता है। रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है और इसका युग्म कैसा होता है? संगत युग्म होता है। इसका युग्म होता है कैसा होता है? संगत युग्म होता है। अब ऐसे ही हम, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे ही अब हम आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपने इससे पहले भी एग्जांपल देखा था, उसमें भी आपको एक रेखा इस तरह से मिली थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की रेखा कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको किस तरह की कंडीशन मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने, एक क्रिकेट टीम होती है भाई, उसमें एक कोच है, उस कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। 3 बल्ले तथा 6 गेंद। क्वेश्चन नंबर 2 में एक कोच ने 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। कितने में? 3900 रुपए में। इतने रुपए में खरीदी। उसके बाद क्या होता है? खरीदी, फिर बाद में उसने एक और बल्ला, फिर और बाद में एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद खरीदी 1300 रुपए में। एक बल्ला 3 गेंद कितने में? 1300 रुपए में। कितने रुपए में खरीदी? 1300 रुपए में। यहां पर आपको जो इक्वेशन है वो स्पष्ट होती नजर आ रही होगी कि ये जो इक्वेशन बनेगी किस तरह से बनेगी, किस स्थिति में बनेगी। आप हल में यहां लिख लीजिए, माना कि बल्ला बराबर x और गेंद बराबर y। गेंद बराबर क्या लिख लीजिए? y लिख लीजिए। तब आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? 3x प्लस 6y बराबर, ये आपका एक समीकरण हो जाएगा। और ये 1x और फिर ये y बराबर ये कितना हो जाएगा? 1300 हो जाएगा। आपको इस तरह से समीकरण मिलेंगे और आप कुछ देख पा रहे होंगे समीकरण में, आपको दिख रहा होगा। यदि समीकरण 1 में, ये हो गया समीकरण 2, आप इसे अच्छे से लिख लीजिए। 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। फिर क्या था? एक बल्ला और 3 गेंद। एक बल्ला और 3 गेंद। ये हो जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। इस तरह से, तो ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। इस तरह की कंडीशन। अब हम यदि समीकरण 1 में
2 से क्या करते हैं, या फिर 3 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। 3 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर क्या मिलेगा, आप देख पा रहे होंगे कुछ यहाँ समीकरण में आपको दिख रहा होगा। समीकरण नंबर 1 में 3 से भाग देते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहां देखेंगे आप 3 का 3 यानी कि ये बचेगा x, 3 दूनी 6 ये हो जाएगा 2y, और 3 का 3 और 3 3 9 ये 0 0, कितना हो जाएगा 0 0। ये हो गया समीकरण हमारा 1, इस तरह से बन गया, यानी हम इसे कह सकते हैं समीकरण 3। और ये हो गया हमारा समीकरण 2, x प्लस 3y इजिकल टू 1300, कितना हो गया, x प्लस 3y इजिकल टू 1300। इस तरह से हमारा क्या हो गया, समीकरण हो गया, ये हो गया समीकरण 2। तो अब समीकरण 3 से हम वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे यदि 2y बराबर 1300 माइनस x, तो y बराबर हो जाएगा 1300 माइनस x अपॉन 2, 1300 माइनस x अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही हम समीकरण 2 में देखेंगे तो कितना होगा इसका मान, 3y बराबर 1300 ऋण x, 1300 ऋण x, तो ये हो जाएगा y बराबर 1300 माइनस x अपॉन 3, 1300 माइनस x अपॉन 3। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो संख्याएं हैं कैसी है, बड़ी बड़ी संख्या है। कैसी संख्या है, बड़ी बड़ी संख्या है। अब तक आपने देखा था कि जो संख्या थी वो कैसी थी, आपको अब तक आपको जो संख्या मिल रही थी वह छोटी मिल रही थी और आप आसानी से उन्हें कैलकुलेट कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ बड़ी संख्याएं आपको दी हुई है, आप उन्हें किस तरह से हल करेंगे। तो आपको घबराने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो पैमाना है आप उस पैमाने को एक्सचेंज कर लीजिए। जो आपका पैमाना होता है, जिस पैमाने से आपने ग्राफ बनाया है, आप उस पैमाने को एक्सचेंज कर लीजिए। इसी में इससे आप क्या देखेंगे कि जो संख्याएं होगी यह कुछ अलग रूप में आपको यहाँ दिखेगी। तो आइए देखते हैं पैमाने में। सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। यदि यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और रखते हैं, यदि यहाँ पर x की वैल्यू हम कितनी रखे, 100 रख दे, x की वैल्यू कितनी रख दे, 100 रख दे। यहाँ पर अब हम इसके मान निकालेंगे। यदि यहाँ पर हम x की वैल्यू 100 रखते तो हो जाएगा 12, और 12 में जब 6 से भाग देंगे, 12 में जब 6 से भाग देंगे, x की वैल्यू कितनी होगी, 100, x की वैल्यू हो गई 100, और 12 यहाँ बचा 1200, 1200 में जब 2 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 6 दूनी 12 यानी 600 बार। कितने बार जाएगा, 600 बार। अब ऐसे ही हम अगला मान रखते हैं, यहाँ रखे थे 100। अब यदि हम यहाँ पे रख दे कितना, 200, यदि हम यहाँ पे रखते 200, या मान लीजिए अब यहाँ रख दिया हमने 300, कितना रख दिए, 300। तो यदि हम यहाँ 300 रखते तो यहाँ बचेगा 1000, और 1000 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ 500। ये काय की वैल्यू मिल गई, x की और y की वैल्यू। अब ऐसे ही हम अगला मान देखते हैं। अगला मान निकालेंगे, यहाँ पर यहाँ रखेंगे x और y की वैल्यू। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू ऐसी कुछ रखिए कि ये क्या है, इससे कैलकुलेट हो जाए। तो यहाँ पर भी यदि x की वैल्यू आप रखते 100, ये y की वैल्यू, x की वैल्यू 100 रखेंगे तो यहाँ बचेगा 1200, और 3 चौके 12 यानी 400 बार में वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आप क्या रखेंगे, x की वैल्यू आगे। यदि आप यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखते हैं, 400 रखते हैं, x की वैल्यू कितनी रखते हैं, 400 रखते हैं, तो यहाँ बचेगा 900, और 3 3 900, 3 3 900 यानी 300 बार कट जाएगा। तो अब क्या होगा, आप देख पा रहे होंगे कितना है, यहाँ पे पूरी वैल्यू 100 में है, 300 500 600 फिर 100 फिर 400 फिर 400 फिर 300, फिर यहाँ पे क्या 100 है, यहाँ 500 है, ये कितनी 600 है। तो इसे कैसे लिखेंगे, तो हमारा जो पैमाना है यह एक्सचेंज हो जाएगा। तो जो हमारा पैमाना होगा 100 बराबर 1 सेंटीमीटर,
100 बराबर कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, यानी हम 100 को कितना नापेंगे 1 सेंटीमीटर नापेंगे। अब आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा जो पैमाना है वह चेंज हो चुका है। 100 बराबर कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। तो आइए देखते हैं अब इसे रख करके x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 600। x की वैल्यू 100 यानी कि x का मान कितना होगा 1 और y की वैल्यू 600 यानी कि ये 6। तो ये इसे आप आगे बढ़ा लीजिए। इसे जब आप आगे बढ़ाएंगे तो ये मान यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये जो बिंदु होगी ये क्या होगी 100 600 की, क्या होगी 100 और 600 की होगी। ऐसे ही x की वैल्यू 300, y की वैल्यू 500, ये हो गई 300 और ये हो गई 500। इसे आप आगे बढ़ाइए। इस तरह से आप स्केल की सहायता से ग्राफ बनाएंगे। ये हो जाएगा 300 और ये 500। इस तरह का आपको बिंदु मिलेगा। अब इन दोनों बिंदु को आप मिलाइए तो आपको एक सरल रेखा प्राप्त होगी। और जो सरल रेखा आपको प्राप्त हुई वह सरल रेखा किस समीकरण की है, यहां लिखिए x + 2y = 1300। x + 2y = 1300, देखिए 1300। ऐसे ही अब अगली वैल्यू देखते हैं। x की वैल्यू कितनी है 100, x की वैल्यू कितनी है 100, तो y की वैल्यू कितनी है 400 यानी कि 100 और ये 400, यानी ये जो मान मिलेगा वो कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। तो ये जो बिंदु होगी ये क्या होगी 100 और 400 की होगी। ये जो बिंदु होगी आप यहां लिख सकते हैं 100 400 की बिंदु होगी। अब अगला देखते हैं। एक है 400 फिर क्या 300, यानी कि x की वैल्यू 400, ये 400 और ये कितनी 300, तो ये 300। इसे आप आगे बढ़ाएंगे और इसे आप आगे बढ़ाएंगे तो ये यहां मिलेगी और ये आ गई आपकी अगली बिंदु। ये क्या हो गई आपकी अगली बिंदु। तो ये जो बिंदु होगी ये क्या होगी, आप इसे यहाँ पे लिख सकते हैं 400 300 400 300। और जब आप स्केल की सहायता से आप इन रेखाओं को इस तरह से मिलाएंगे तो ये जो रेखाएं होगी इस तरह से आपको मिलेगी और ये रेखा इस तरह से सरल आगे जाएगी और ये रेखा सरल तो आगे जाएगी। तो ये जो रेखा होगी ये किस समीकरण की होगी, ये इस समीकरण की होगी, यानी कि x + 3y = 1300। x + 3y = 1300, यानी कि अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो रेखाएं होंगी ये कहीं कट नहीं करेगी। यहाँ पर आपको बोर्ड में ऐसी नजर आ रहा होगा थोड़ी तिरछी रेखाएं हैं, विदाउट स्केल से खींची गई। लेकिन जब आप स्केल से इस रेखाओं को खींचेंगे तो ये रेखाएं आपको समांतर नजर आएगी। किस तरह से नजर आएगी, समांतर नजर आएगी। और जब ये रेखाएं समांतर नजर आएगी तो इसका कोई हल नहीं होगा। और इस स्थिति में रेखिक युग्म में क्या होता है, असंगत होता है। जो रेखिक युग्म होता है वो कैसा होता है, असंगत होता है। तो इस आंसर में आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं कि इस हल में कोई हल नहीं होगा और रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। ये इसका हल होगा। अब ऐसे ही देखते हैं प्रश्नावली 3.1 का तीसरा क्वेश्चन। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपकी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3। अभी आपने इससे पहले देखा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। उसमें देखा कि आपने एक में रेखाएं कैसी हो रही थी, प्रतिच्छेद हो रही थी, एक में रेखाएं कैसी थी, संपाती थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको किस तरह की रेखाएं प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन है वह क्या है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। यानी कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, इनका मूल्य कितना था 160 रुपए था। और फिर क्या बोलता है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है, 300 रुपए हो जाता है। 300 रुपए हो जाता है। तो आपको इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से निरूपित करके बताना है ग्राफ में। हम कौन सी विधि पढ़ रहे हैं अभी, ग्राफिक विधि। हमें सिर्फ और सिर्फ ग्राफ में ही बताना है। अभी इसके बाद हम इस प्रश्नावली के आगे हम जाएंगे बीजगणितीय विधि पे। तो आइए देखते हैं, आपने इससे पहले पहला क्वेश्चन देखा, दूसरा क्वेश्चन देखा, वैसे ही अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने माना कि यदि सेब को x मान ले और अंगूर को क्या मान ले, y मान ले। सेब को x मान ले और अंगूर को y मान ले तो ये इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। 2 किलो सेब 1 किलो अंगूर बराबर 160, 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर बराबर 300। तो इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि समीकरण
यहाँ हम लिखते हैं अब समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से क्या होता है, यदि समीकरण 2 में हम 2 से भाग देते हैं, समीकरण 2 में यदि 2 से भाग देने पर, समीकरण 2 में 2 से भाग देते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एका 2 और ये 15 दूनी 30, यानी कि ये हो जाएगा 150। हमने इस समीकरण में यहाँ पे 2 से क्या किया, इसे डिवाइड कर दिया। वैसे ही अब हम ये जो समीकरण 1 था इसे जैसा का वैसा लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। वैसे ही फिर इसके आगे हम यहाँ y की वैल्यू निकालेंगे, तो ये y बराबर कितना हो जाएगा, 150 माइनस 2x, और यहाँ y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 2x, 160 माइनस 2x, और यहाँ 150 माइनस 2x। अब इसके आगे हम ग्राफ के लिए वैल्यू निकालेंगे, x y की वैल्यू। यहाँ पर भी ग्राफ के लिए हम मान निकालेंगे x और y के मान। तो देखते हैं कि हमें x और y के मान किस तरह से मिलेंगे। अब यहाँ देखिए, यदि हम x की वैल्यू यहाँ पर ये है, ये समीकरण नंबर 2, इसे आप समीकरण नंबर 3 भी कह सकते हैं। अब नया समीकरण बन चुका है इसे डिवाइड करने के बाद, तो ये समीकरण नंबर 3 का और ये समीकरण नंबर 1 का ही है। तो यदि हम यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, और इसमें भी हम x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू मिलेगी, और उसके बाद हम इस ग्राफ में उसे निरूपित कर देंगे। यदि हम यहाँ पे x की वैल्यू 70 रखें, यहाँ हम x की वैल्यू 70 रखते हैं, आप कितनी भी रख सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है कि 70 80। हम इस इक्वेशन के हल को देखते हुए यदि x की वैल्यू 70 रखते हैं तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 यानी 140, और 50 में से 150 में से 140 गए तो यहाँ बचेंगे 10। अब ऐसे ही इसकी वैल्यू, अब आपने देखा 70 रखा, कितना बचा, 10 बचा। यदि हम 80 रखते हैं, या फिर यदि हम 80 रखते हैं, या फिर हम इसी वैल्यू को कम करके यहाँ 70 की जगह 60 रखेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, 60 दूनी 6 दूनी 12 120, तो यहाँ बच जाएगा 30। लेकिन यदि हम यहाँ 80 रखें, यहाँ कितना रखे, 80 रखेंगे, तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, यहाँ हो जाएगा 160, 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा, और 150 में से 160 गए तो माइनस 10 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस 10 बचेगा। अब ऐसे ही यहाँ पे अगली वैल्यू देखते हैं कि यहाँ पे यदि हम इसकी वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पर 50 रखते हैं, x की वैल्यू हम यहाँ पर कितनी रखते हैं, 50 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 50 दूनी 60, ये 50 दूनी 100, और 60 160 में से 100 गए तो नीचे बचेंगे 60। तो यहाँ पर x की वैल्यू रखे 50, यहाँ कितना बचा, 60 बचा। 50 रखे तो कितना बचा, 60 बचा। और यदि 60 रखते हैं तो 6 दूनी 112, तो यहाँ बचेगा 40। यहाँ यदि x की वैल्यू 60, 6 दूनी 112, 120, और 160 में से 120 गए तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। अब आपके पास x y z की वैल्यू आ गई। अब आप अपना पैमाना चेंज कर लीजिए। इसके पहले क्या था आपका पैमाना, 100 बराबर 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ कर लीजिए 10 बराबर 1 सेंटीमीटर। 10 बराबर क्या लिख लीजिए, 1 सेंटीमीटर, यानी इसके 10 गुने के बराबर में क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, यानी 70 बराबर 7 हो गया, 80 बराबर 8, 10 बराबर 1 माइनस 10 बराबर 1, 50 बराबर 5, और 60 बराबर 6, फिर 60 बराबर 6, 40 बराबर 4 हो जाएगा। तो आइए रख करके देखते हैं अब इन वैल्यू को हमें किस तरह की रेखा प्राप्त होती है। तो x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 70, यानी कि 7, x की वैल्यू 70 यानी कि 7, तो y की वैल्यू मिलेगी 10 यानी कि 1, 10 बराबर 1 आप देख पा रहे होंगे वहां पर। तो इसे आप जब मिलाएंगे इस तरह से, तो यहाँ पर आपको एक बिंदु मिलेगी, यहाँ पर क्या होगा, आपको एक बिंदु प्राप्त होगी, तो वह बिंदु क्या कहलाएगी, 70 10, क्या कहलाएगी, 70 10 कहलाएगी। ये जो बिंदु होगी ये क्या कहलाएगी, 70 10 कहलाएगी। फिर अगला रखते हैं 8, और फिर क्या है माइनस 10। तो यहाँ यदि x की वैल्यू रखे 80 और इसको रखते हैं -1, तो इसे आप मिलाएंगे तो ये यहाँ पर इस तरह से मिलेगी, इस तरह से आपको वैल्यू मिलेगी। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 80 माइनस 10। ये क्या हो जाएगी, 80 माइनस 10। अभी तक आपने सारे की सारी क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में सारी की सारी धनात्मक वैल्यू रखी थी। अब यदि आपको यहाँ पे एक नई वैल्यू रखने को मिली ऋणात्मक, इसलिए हमने एक वैल्यू ऋणात्मक के लिए लिया था 80। तो यहाँ पर आप ऋणात्मक का जब मान आएगा तो आप इस तरह से वैल्यू रखेंगे। अब आप इन दोनों सरल रेखाओं को, इन दोनों बिंदु को एक सरल रेखा से मिला दीजिए इस तरह से। तो जब यहाँ इस तरह से आप एक सरल रेखा से इन बिंदु को मिलाएंगे तो इस रेखा का नाम इस समीकरण में लिखेंगे आप 2x प्लस वाई बराबर 150, या फिर ये भी लिख सकते हैं 4x प्लस 2y बराबर 300।
और x प्लस 2y बराबर 300। फिर अगला मान रखते हैं x बराबर 5 यानी कि 50, x बराबर 50। फिर y बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ 60, ये y बराबर आ गया 60, इसे मिला लीजिए। ये इस तरह से आपको प्राप्त हो जाएगी एक बिंदु, तो इस बिंदु का नाम रख दीजिए 50, 60। अब इसके बाद x की वैल्यू रखते हैं 60, ये हो गई x की वैल्यू 60, और फिर आप रखेंगे y की वैल्यू 40, तो ये y की वैल्यू 40, यानी कि आपको ये जो मान है ये इधर कहीं प्राप्त होगा, ये क्या होगा इस साइड प्राप्त होगा, यानी कि ये क्या हो गया 60, 40, क्या हो गया 60 और 40 हो गया। तो अब आप देख पा रहे होंगे, इसे आप सरल रेखा से मिलाएंगे तो ये इस तरह से मिलेगी और ये इस तरह से ऊपर तक जाएगी और ये इसी तरह से इधर सीधी आएगी, यानी आप इस रेखा का नाम, आप जब स्केल से इस डायग्राम को बनाएंगे, इस रेखाओं को बनाएंगे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब में पास में आपको समांतर नजर आएगी, और इसका आप समीकरण लिख सकते हैं 2x प्लस वाई बराबर 160। इसे आप लिख सकते हैं 2x प्लस वाई बराबर 160। इस तरह से आप इसका नाम दे सकते हैं, यानी कि ये हो गई आपकी पहली समीकरण की रेखा, ये हो गई दूसरे समीकरण की रेखा, और इसमें जो रेखाएं होगी वह कैसी होगी समांतर होगी। कैसी होगी रेखाएं समांतर होगी। और इसका जो हल निकाला आपने, क्या निकाला समांतर निकाला, यानी इन मानों का आपको कोई हल नहीं मिलता। और इसमें जो रेखाएं होती है वो कैसी होती है असंगत होती है, रैखिक युग्म कैसा होता है असंगत होता है। तो ये था प्रश्नावली 3.1 का तीसरा क्वेश्चन। इससे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 देखा था, इसके पहले आपने एग्जाम्पल देखे थे, एग्जाम्पल 1 2 3, और उससे पहले आपने परिचय देखा था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और यहां से स्टार्ट हो गया आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म। उसमें आपने आज देखा पहला पार्ट ग्राफिक विधि से आप किस तरह से हल कर सकते हो, ग्राफिक विधि से आप इस तरह से हल कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्केल पेन पेंसिल की काफी आवश्यकता होगी। आपने देखा भी कि बिना स्केल के आप ग्राफिक विधि को हल नहीं किया जा सकता। तो आइए स्टूडेंट, इसी तरह से आप हमारे साथ आगे तक जुड़े रहने के लिए, ग्राफिक के बाद में आप बीजगणितीय विधि पढ़ने के लिए, इसके आगे की प्रश्नावली पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लासेस को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूले। और एक जरूरी बात, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जैसे ही हमारी क्लासेस अपडेट हो आपको सबसे पहले पता चले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।